गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 16 लेसन है बेटा हमारा नमक, जिसके 4th पैराग्राफ तक की व्याख्या हम कर चुके थे। अब आगे करते हैं। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकला जाने लगा तो उसे एक जरासी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। यानी कि कब? जब वह लाहौर जा रही थी। साफिया जब अपने भाइयों से मिलने के लिए 15 दिन के लिए लाहौर गई थी और वहाँ से जब वह नमक की पुड़िया अपनी सिख बीबी के लिए लेकर आई थी, तो उस समय यानी कि कस्टम अधिकारी जब उसके सामान जांच करने के लिए बाहर निकलता है तो उस समय उसका ध्यान कहाँ था? केवल नमक किनुओं की टोकरी पर था, क्योंकि उसमें उसने नमक की पुड़िया को छिपा रखा था। फिर जैसे ही सामान बाहर निकलता है तो उसे एकदम से ऐसा आता है कि मुझे अपनी सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया लेकर जानी है, तो उसे मुझे चोरी से नहीं लेकर जानी। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी, वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और उसमें रख ली। वह कहता है कि मैं केवल यानी कि चोरी से नहीं, इन कस्टम वालों को दिखाकर तभी ये पुड़िया यहाँ से लेकर जाऊंगी। उसने जल्दी से क्या करती है, अपनी किनुओं की टोकरी में से वह उस पुड़िया को निकाल लेती और उनके सामने रख देती है, जिसमें उसका पैसों का परस था। इस बैग में रख लेते हुए जिसमें उसके पैसों का परस था और पासपोर्ट आदि थी। जब सामान कस्टम के रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। जब उसका सामान जांच करने के लिए निकलता है तब वह एक कस्टम अधिकारी की तरफ एक पुलिस ऑफिसर की तरफ आगे बढ़ती है। ज़्यादातर मैचिंग हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा दबला पुतला जिस्म, खिंजड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यानी कि जैसे ही उसका सामान यानी कि जांच के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय वह उसके सामने खड़ी होकर बोलती हैं कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो वह हिचकिचा कर के, क्योंकि हिचकिचा वह इसलिए रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं नमक की पुड़िया मुझे न ले जाकर जाए। तो वह उसे कस्टम अफसर से वो कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे ही उसने कहा, बड़े प्यार प्रेम से वह उसे कहता है कि आप मुझे बताइए क्या पूछना चाहती हैं। तो उस समय साफिया की हिम्मत और उसका उत्साह जो होता है, जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह कहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो दिल्ली की तरफ की मालूम होती हैं और अजीज़ों के लिए मिलने आई हूँ। तो फिर वह कहता है कि मेरा वतन क्या है, दिल्ली है, लेकिन आप भी दिल्ली की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा मिलना हो, आप यहाँ अपने प्यारे सखी संबंधियों से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो उस समय साफिया कहती है, जी हाँ, लखनऊ की हूँ। शायद मैं अपने भाइयों से मिलने आई थी कि मैं लखनऊ की रहने वाली और अपने मेरे भाई जो पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं, और मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए आई भी थी यहाँ पर। वे लोग इधर आ गए, आपको भी शायद इधर आई। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही। तो फिर वह अफसर कहता है कि जब भारत और पाकिस्तान का आपस में विभाजन हुआ था हम तभी आए थे, लेकिन आज भी हमारा वतन क्या है, हमारा वतन दिल्ली ही है। साफिया ने हैंड बैग मेज़ पर रख दिया। हैंड बैग यानी कि हाथ में पकड़ने वाले उस बैग को वह मेज़ पर रख देती है और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उन सबको कुछ बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता नहीं कि धीरे धीरे रुक कर वह सारी चीज़ें उसे बता देती हैं कि ऐसे ऐसे मैंने सिख बीबी के अपनी माँ के समान उसे समझती हूँ और मैं उसे वादा कर कर आई हूँ कि मैं आपके लिए नमक वहाँ से लेकर आऊँ। उसने मुझसे थोड़ा सा नमक मंगवाया था लाहौरी, और यह नमक मैं ले जा। तो वह धीरे धीरे स्वर में वह सब कुछ उनसे कस्टम ऑफिसर से बता देती हैं। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बातें हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद उसके बैग में रख दिया। किसने? उस कस्टम अफसर ने। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है।
वह चलने लगी। वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों की ओर मेरा सलाम कहिएगा। वह क्या करते हैं, उसको साफिया से उसे वो नमक की पुड़िया जब वह उसे दे देती है तो वह वापस उस पुड़िया को उसको साफिया को वह बहन मानता है और उसे वापस उसी के बैग में रख देता है और कहता कि आप इसे ले जा सकती हैं। वह कहता है कि जब आप दिल्ली की तरफ जा रही हो तो वह तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरी तरफ से भी मेरा सलाम में कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि अभी तक उनका वतन है दिल्ली, मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वहीं खड़े हो प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भी भरी नज़रों से बहते हुए आंसुओं से ठंडी ठासों से भींचे हुए होठों को बीच में काटती हुई रेल सरहद की तरह से अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी और हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये यहाँ से हमारा क्या है, गद्यांश बनते हैं। ख़त्म हुआ, कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला और किससे अमृतसर शुरू हो गया। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नमक नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में साफिया कस्टम के जंगलों से निकलकर जब दूसरे प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हुई तो उस समय की दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि इसमें लेखिका कहते कि प्लेटफार्म पर साफिया के बहुत से दोस्त थे। जब साफिया अपने हिंदुस्तान लाहौर से अपने भाइयों से मिलकर हिंदुस्तान वापस आ रही थी तो उस समय प्लेटफार्म पर छोड़ने के लिए जब उसके बहुत से दोस्त आए हुए थे, उसे छोड़ने के लिए बहुत से उसके दोस्त थे, भाई थे, उसके रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसुओं से और सभी उसे क्या थे, बड़े प्यार प्रेम से अपनी इच्छाओं से उसे देख रहे थे। पाकिस्तान की रेल इच्छाओं से भरी नज़रों के बहते हुए आंसुओं से ठंडी सांस और भींचे हुए होठों से बीच से उसे देख रहे थे। ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ चली जाती और उसी समय क्या होती है, रेल वहाँ से रवाना हो जाती है, यानी कि वहाँ से चल पड़ती है और वह अपने होठों को भींची हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस समय वह उदास लग रही है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसे वहाँ मिल रहते हुए और उसे 10-15 दिन में अपने भाइयों से बहुत अधिक प्यार प्रेम व लगाव हो चुका था। उसे ये था कि मुझे पता नहीं अब मैं कब अपने भाई भतीजों और अपने दोस्तों से मिलूंगी। अटारी में पाकिस्तान की पुलिस उतरी तो उस समय कहने अटारी पाकिस्तान पुलिस तो उतर जाती है और हिंदुस्तान की जो पुलिस है वहाँ पर सवार हो जाती है। यानी कि लेखिका का कहना है कि वह समझ में नहीं आता कहाँ से लाहौर ख़त्म हो जाता है और कहाँ से अमृतसर शुरू हो जाता है। ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और एक से लिबास। जब हिंदुस्तान की पुलिस वहाँ पर सवार होती, जब वह लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हुआ, कहाँ से पाकिस्तान सरहद समाप्त हुई और कहाँ हिंदुस्तान प्रारंभ हुआ, वह समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ की ज़मीन भी उसे एक जैसी दिखाई दे रही थी, भाषा भी उसे एक जैसी ही दिखाई दे रही थी और सूरतें भी उसे एक जैसी ही दिखाई दे रही थी। सभी लोग एक जैसे ही शक्ल सूरत सी थी, लिबास कपड़े भी सभी को एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। लहजा, बोलने का तरीका और अंदाज से गालियाँ सभी के एक जैसे ही थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कब यानी कि लाहौर समाप्त हो जाता है और अमृतसर शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन, जवान, सूरतें, लिबास, कपड़े, बोलने का तरीका, गालियाँ, सब कुछ उसे क्या है, एक जैसे ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, जिस प्रकार से वह दोनों का बोलने का ढंग, तरीका क्या थे, एक जैसे ही थे, जिनसे दोनों बड़े प्रेम में एक दूसरे के सम्मान कर रही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से नवाज रही थी, सम्मान कर। ऐसा प्रतीत होता है मानो लाहौर और अमृतसर यानी कि आपस में सभी लोग दोनों क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी लोग आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। तो उस समय लेखिका क्या कहती हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन रंग रूप एक जैसा था, मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। मैं कहती सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा था
लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सिपाहियों के हाथों में गोलियों से भरी हुई बंदूकें थी। सब कुछ एक जैसा लग रहा था, अन्यथा सब कुछ तो एक जैसा ही था। आपस में उसमें दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दुखी थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के हाथों में, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हाथों के लोगों में सिर्फ एक क्या थी, बंदूक थी, गोलियों से भरी। इसके बाद में इसका विशेष ने भारत और पाकिस्तान की सरहदों के बारे में किस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हुए रजिया सज्जाद जहीर ने बताया। भाषा सहज व सरल है, प्रसंगानुकूल भाषा है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द हैं, विदेशी शब्द भी हैं। अब इसके हैं क्वेश्चन आंसर। पाकिस्तानी पुलिस रेल से कहाँ उतरी? पाकिस्तानी पुलिस रेल से कहाँ उतरी थी? पाकिस्तान की सरहद समाप्त होते ही उतर गई थी। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान की सीमा प्रारंभ हो जाती है और वहाँ पर हिंदुस्तानी लोग उस रेल में सवार हो जाते हैं। लेखिका की समझ में ये क्यों नहीं आया कि लाहौर कहाँ ख़त्म हुआ और अमृतसर कब शुरू हुआ? कि लेखिका को इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ दोनों तरफ लाहौर और अमृतसर दोनों की ज़मीन भी एक जैसी थी, जवाने भी लोग, बातें भी एक जैसी थी, उनकी शक्ल सूरतें भी एक जैसी थी, पहनावा भी एक जैसा था, बोलने का तरीका, गाली गलौज सब क्या था, एक जैसा ही उसे दिखाई दे रहा था। इसलिए उसे पता ही नहीं चला। सरहद के दोनों ओर क्या समानताएं थी? सरहद के दोनों ओर समानताएं थी कि भाषा एक जैसी, जमीन एक जैसी, लिबास, लहजा, गालियाँ सब कुछ एक जैसी थी। ये समानताएं थी आपस में। सरहद के दोनों ओर अनेक समानताएं होने पर भी क्या मुश्किल थी कि दोनों ओर अनेक समानताएं थी, लेकिन मुश्किल केवल इतनी थी कि सरहद के दोनों ओर पुलिस अपने हाथों में बंदूक लिए हुए खड़ी थी। एक प्रश्न आता है कि नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि प्रखर प्रवक्ता, कि साफिया क्या थी? एक साहित्यकार थी, बातचीत करने में किसी प्रकार का कोई भी वह संकोच नहीं कर रही थी। उसका भाई उसे बार बार समझा कर हार गया था कि यहाँ से लाहौरी नमक ले जाना बहुत ही गैर कानूनी माना जाता है। अब आपसे कौन बहस कर सकता है? इस प्रकार साफिया एक प्रखर वक्ता थी। साहित्यकार कहते हैं कि साहित्यकार लोगों का जो दिमाग होता है वो आपकी तरह घुमा हुआ होता है। निडर, वह अत्यंत निडर थी। भाइयों के बार बार डराने के बाद भी कस्टम अधिकारी को उसे नमक नहीं ले जाने देंगी, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि मैं अपनी सिख बीवी के लिए वादा कर आई हूँ और मुझे उसके लिए नमक लेकर जाना है। साहित्यकार, साफिया एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी थी। उनका साहित्यकार होना उनके भाई की संवादों के आधार पर पता चलता है कि वह कहते कि आपसे कौन बहस करी, क्योंकि साहित्यकारों का जो दिमाग होता है वह थोड़ा वह सा घुमा हुआ होता है और आप एक साहित्यकार की ही तरह हैं। ईमानदार, साफिया एक ईमानदार औरत भी हैं, क्योंकि जब अपनी सिख बीबी के लिए नमक ले जा रही होती हैं तो वह जैसे ही नमक को, जब उसका सामान चेक होने के लिए जाता है तो वह नमक की पुड़िया को निकाल कर कस्टम ऑफिसर के सामने रख देती है और ईमानदारी से अपना परिचय देती है कि मैं इसे छिपा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं ले जा सकती हूँ। इंसानियत, साफिया एक इंसान भी है। इंसानियता का जो गुण है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वह सरहदों को देखकर अत्यंत चिंता में पड़ जाती हैं कि दोनों ओर के व्यक्तियों का पहनावा, बोलचाल, जमीन सब कुछ एक जैसा बना है। फिर भी कानून कहे जाते कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? आपस में इंसानियत का, प्यार प्रेम का कुछ नहीं होता है। दृढ़ निश्चय वाली, साफिया एक दृढ़ निश्चय नारी भी है, क्योंकि इसे नमक ले जाने का दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए, गैर कानूनी होते हुए भी मुझे अपनी सिख बीवी के लिए नमक लेकर आना है, और वह उसके लिए नमक लेकर जाती है। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, आदमियता इंसानियत के नहीं होते? ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा तब कहा गया था, आज के युग में कानून केवल हुकूमत के लाभ हेतु बनाए जाते हैं, सामान्य जनता के लिए नहीं होते। ये साफिया ने कस्टम ऑफिसर से कहा था या अपने भाई से कहा था
कि केवल इंसानियत के लिए कोई भी नाते नहीं बनाए जाते। हर चीज़ कानून के अनुसार ही होती है, हुकूमत के अनुसार ही चलती हैं। हुकूमत के लिए तो सरहदों से इस प्रकार पार और सामान के आने ले जाने पर उसे कोई पाबंदी नहीं है। वह जब चाहे कुछ इधर उधर से ले जा सकती है, लेकिन सामान्य जनता का अनेक कस्टम से लेकर गुजरना पड़ता है और गैर कानूनी भी माना जाता है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून भी हैरान रह जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है? इसलिए कहा गया है कि कस्टम पर भारत और पाकिस्तान दोनों वतन के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं कि इसलिए कहा गया था कि कस्टम पर भारत और पाकिस्तान दोनों तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। इधर उधर आया, कोई उधर गया, लेकिन आज तक भी वे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। कौन? और इसलिए जब भी कोई भी वतन गैर कानूनी सामान लेकर आता है तो उसे मोहब्बत के कारण भावनात्मक रूप से छोड़ दिया जाता है। साफिया ने लाहौर से नमक की पुड़िया कैसे लाने का निश्चय किया? साफिया ने नमक की पुड़िया किनुओं की टोकरी की तरह छिपाकर ले जाने का निश्चय किया था कि जब मैं आ रही थी तो उस समय केलों और किनुओं की टोकरी को कोई भी नहीं देख रहा था, इसलिए मैं नमक की पुड़िया को इसमें छिपा करके ले जा सकती हूँ, ऐसा उसने निश्चय किया था। साफिया ने कस्टम पर जांच के लिए जाने के लिए क्या निर्णय किया था और उसने क्या कहा कि साफिया ने कस्टम पर जब जांच के लिए उसका सामान कहा था तो वह लाहौरी नमक की चोरी नहीं लेकर जाना चाहती। फिर उसने निर्णय किया कि मैं यहाँ से नमक लेने जाना चाहती हूँ, मैं अपनी सिख बीबी के लिए वादा, लेकिन मैं नमक चोरी कर नहीं लेकर जाऊँगी। तो वह जल्दी से क्या कर दे, किनुओं की टोकरी से उस नमक की पुड़िया को निकाल कर उस कस्टमर ऑफिसर के सामने रख देती है और वह फिर कस्टम ऑफिसर उसके दृढ़ निश्चय से, उसकी ईमानदारी से उसी नमक की पुड़िया को वापस उसके बैग में रख देते हैं। कस्टम अधिकारी ने साफिया से क्या कहा था? कस्टम अधिकारी ने साफिया से नमक ले जाते हुए कहा था कि जाते समय आप अमृतसर जा रही हो और दिल्ली मेरा वतन है, आप उसी तरफ से होते हुए जा रही हो तो वहाँ की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरी तरफ से भी मेरा सलाम कहना। सिख बीबी को नमक देते हुए कहना कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली हमारा वतन है। साफिया के भाई ने साहित्यकारों के विषय में क्या कहा था और क्यों? साफिया के भाई ने साहित्यकारों के विषय में कहा था कि उनका जो दिमाग है थोड़ा सा घुमा हुआ उससे होता है, वे सामान्य नहीं होते हैं। जिस तरह से आपके मना करने के बाद भी आप बार बार उसी नमक की पुड़िया को ले जाना चाहती हैं, तो गैर कानूनी सब कुछ बताकर भी इसे दिखाना चाहती हैं। इसलिए साहित्यकारों का दिमाग आपकी तरह ही थोड़ा घुमा हुआ फिरा हुआ होता है। तो व्याख्या और ये क्वेश्चन आंसर आपके राइट प्लस लर्न।